बीच वाला गली खाली रखा करो लोग। और जब आदमी बोले लोग कि खाली करने के लिए तो तुम लोग बहस करने लगता है। चश्मा वाला जल्दी चलो, ये और दिमाग लगाता है। कहेगा से कहा है, उचार को बोल देगा तो कहेगा बोला का है। जब आपको एक बार बोल दे कोई स्टाफ कि अब यहां मत बैठिए तो चले जाया कीजिए, बहस करेंगे तो भी सुना देगा कुछ। बैठाओ उसको, चश्मा को जल्द बैठ जाओ। चश्मा बाबू पीछे जगह है, जाइए बैठा लो कहीं कहीं। बताओ बाबू, इससे पहले कहां तक बताए थे? हाँ, राजस्थान बता दिए थे। हाँ, नहीं बताए थे जी राजस्थान। राजस्थान की एक बहुत प्रमुख नहर है, कौन सी नहर है? राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर। किस बैराज से निकलती है? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरी नहरें निकलती हैं यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर बता दिए थे ना। मेरी और ध्यान से देखिए लोग। जयपुर पहुंचिए, जयपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर। पिंक सिटी, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जयपुर के पास कौन सा किला है? आमेर का किला। कौन किला? आमेर का किला। कौन किला? आमेर का किला। कहां पर है? जयपुर में। आगे बढ़े, ये हो गया आपका जयपुर। जयपुर से आप इधर की ओर पढ़ेंगे तिरछा, कोटा। तिरछा जाएंगे नीचे, कौन सा जगह? कोटा मिल गया तुमको? जयपुर के नीचे मिला कोटा। जयपुर से नीचे पढ़िए, क्या मिल गया? कोटा। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी। कोटा चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चंबल। नहीं मिला चंबल नदी। कोटा किस नदी किनारे है? नहीं मिला। कितने लोगों को चंबल नदी मिल गया? चंबल नदी ऊपर में लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा। नीचे देखो, कोटा पे थोड़ी लिखा, उसके नीचे देखो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जाके देखो क्या लिखेगा? चंबल नदी। कोई जरूरी थोड़ी है कोटा के पास लिखा रहा। नदी तो पूरा लंबी होती है, कहीं भी जाके लिख सकता है उसमें। सोच रहा है एकदम कोटा के ऊपर लिखल है चंबल, साइड में लिखा है ना। कौन नदी किनारे? कोटा एक ऐसा शहर है जहां 3 प्रकार से बिजली बनती है। एक चंबल नदी पर बांध द्वारा, दूसरा कोयला से एनटीपीसी द्वारा वहां पर, और तीसरा रावट भाटा परमाणु केंद्र है। कोटा में कौन सा परमाणु बिजली घर? रावट, जिसका नाम राणा प्रताप है। क्या नाम है? राणा प्रताप। राजस्थान के प्रमुख 2 योद्धा पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, 2 बहुत ही बहादुर योद्धा। राणा प्रताप, उन्हीं के नाम पर कौन सा है बांध? रावत भाटा या राणा प्रताप परमाणु बिजली संयंत्र। कहां पर है? कोटा में। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? लेकिन ऑनलाइन के दुनिया में अब आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जाके वहां 2 लाख रुपया देवे करिएगा तभी होगा। आप अब यही फायदा है कि गांव में भी बैठ के आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। लेकिन लड़का सबको पढ़ने में मन भी तो लगना चाहिए। कोटा में जाके दूसरे रंगीन दुनिया में हो जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं? बेचारा टेंशन में कौन चीज, अब तो कोटा में हो गए लो तो खत्म। समझ में आ गया? कल से ही राजस्थान में कोटा कोटा कर रहा था। हाँ, तो तुम दूसरे गाँव में दूसरा खोजो, तुम कोनो दतवन उतियन वाला। कोटा जाएंगे ही। हाँ, चलो ध्यान से देखो। सर हम कोटा से। हाँ बाबू, आप कोटा वाले लोग पढ़ाई, कोटा का टेम्परेचर जो होता है ना, देखो कोई भी राजस्थान रेगिस्तानी एरिया रहेगा ना,
उसकी एक समस्या रहती है, दिन में भयानक गर्मी पड़ता है, रात में भयानक ठंडा पड़ता है। ये राजस्थान मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र की खराबी होती है। बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अभी कोई राजस्थान में चल दे तनी पैर नंगे पर जल जाएगा, पैर में पूरा पत्थर है वहां पे पूरा का पूरा। पापड़ फेंक देंगे ना तो पापड़ भुना जाता है, बालू पे पापड़। वहां पे फौजी जो होते हैं सब ना, पापड़ अगर जेब में रखा है सूखा पापड़, बालू पे रख के तनिक ढक देता है, 5 मिनट बाद पापड़ क्या हो जाता है, तैयार हो गया, खाने लायक हो गया। सोचिए उस विकट परिस्थिति में वो लोग ड्यूटी करते हैं लोग, इतना टफ ड्यूटी हो जाता है राजस्थान वाला एरिया में। जलवायु बहुत खतरनाक टफ है वहां का। पानी की समस्या बताई ही आप, सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड कहाँ पर है, राजस्थान में। कोटा लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है वहां पर कोटा। अब तो गांव गांव जो बेहतरीन हो गया, जब से क्या हो गया, ऑनलाइन। अब जिनको आपको दर्शन होता था 2 लाख रुपए में, अब आपके मोबाइल में आ गए। बहुत अच्छा हुआ, ऑनलाइन से 2 फायदा हुआ। पहला नंबर फी एजुकेशन सस्ता हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया कि पहले होता क्या था कि नाम बहुत बड़े दर्शन छोटे, तो 2-3 लाख रुपया दे के गए, अब पता चला दूध तो रात, ये कौन काम की, तो गाँव में पढ़ा देता है। अब ऑनलाइन आ गया, अब आप घरे बैठे चेक कर दीजिए कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन की एक खराबी है, यहाँ सबसे सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब नहीं टिक सकता है ऑफलाइन ऑनलाइन में। सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट सिद्धांत है ना डार्विन, उसी तरह यहाँ पे भी है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी ऑनलाइन की खराबी है। रीजन क्या है, यहाँ हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। अब बात ये आती है कि बेहतरीन डिलीवर कौन कर सकता है, ऑनलाइन वाले में ये बेहतर हो गया। और एक और दिक्कत हो गया, किताब देख के पढ़ाने वाला काम खत्म ऑनलाइन में। तो जो आदत था जिनको किताब देख देख के पढ़ाने का, वो तो गए लोग ऑनलाइन में, काम खत्म हो गया। अब वही सरवाइव कर गया जिनको किताब नहीं देख के पढ़ाना है। समझ में गया, हालांकि किताब देख के नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों का मनोबल टूटता है। अब हम आपको पढ़ाएं और सबने एक किताब खोल रहे, अच्छा लिखो हाँ कोटा 3 तरह से बिजली, कैसा रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। बताइए कोटा में बिजली कितने प्रकार से, जयपुर यहां हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जयपुर के नीचे अजमेर मिला था, अजमेर कल ही देख लिया था। अजमेर के पास क्या मिला, पुष्कर। उसके नीचे चित्तौड़गढ़, देखिए चित्तौड़गढ़ मिला, कल ही बताए थे आप लोग को। चित्तौड़गढ़ नहीं बताए थे, चित्तौड़गढ़ रानी पद्मावती कहाँ की, हाँ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के आप बगल में देखिए उदयपुर, उसके बगल में देखिए कौन जगह है, उदयपुर। अरे जस्ट बगल में देखो ये, और देखो यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ है, इधर में उदयपुर, उदयपुर है। कौन सा जगह है, उदयपुर। कौन सा जगह है, उदयपुर। झीलों का शहर, काफी प्रसिद्ध झील है सब वहां पर। हालांकि इसमें श्रीनगर में भी झील अच्छे हैं। उदयपुर वगैरह की शादियां जो होती है ना, रॉयल शादियों में गिनती होती है। एक कोई वहां का हॉल था, मैरिज हॉल बता रहा था, तो वहां पे कोई पैलेस है करके, वहां पे 4 करोड़ रुपए का उसका बुकिंग है। हम कह रहे बाय में बियाह किसका होता होगा पूरा राजा महाराजा की तरह, आज भी किला ही है, पूरा राजा का किला ही है, और चारों ओर झील है, बीच में क्या है, किला है, बहुत भव्य होता है। शादी ब्याह सबसे भव्य कहीं होता है तो राजस्थान वाला, राजस्थान में राजसी व्यवस्था आज भी वहां चलेगी। आपको वहां पे भी लगेगा नहीं यार राजा महाराजा अभी भी जिंदा है, वहां पे आज भी राजसी व्यवस्था की तरह होते शादी ब्याह। हालांकि शादी ब्याह में इतना भी खर्च नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन शुरू कर दिया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान आज मिलने से कतराता है। आप देखिए शादी ब्याह में जल्दी गरीब आदमी, कई आदमी इसीलिए नहीं जाते, न्योता देना पड़ेगा, दुल्हन को कुछ देना पड़ेगा, इनके कपड़ा देना पड़ेगा, अजब सा व्यवस्था हो गया। गरीबों के लिए बड़ी दुर्दशा हो गई। अमीर लोग जाके औरों में तरना के देंगे बड़का गिफ्ट हाँ होशियार दे देगा। हाँ उस सब का गिफ्ट कोनो काम अलग नहीं रहता है। गुलाब का इतना फूल खरीद लेगा 800 में, ले जाके दे दिया, उस सूख के मुरझा जाएगा, शाम को बकरी खा जाएगी। नहीं समझा, बूके बोलता है सब, बूके बूके इतना बड़का झोंझे फूल रख लेगा, ओके सूप में बांध लेगा। सूप होता है, सूप में बांध के कोच देगा, नीचे माटी छाप के उमें कोच के ऐसे बूके नाम लिख देगा यहाँ पे, और लेके इसे रख देगा, शाम को बकरी खा जाएगी। ये सब अंग्रेज सब लाया है सब। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं दिया जाता था गिफ्ट। हम लोग के यहाँ जब भी गिफ्ट दिया जाता था काम लायक गिफ्ट दिया जाता है। देखते हैं काम लायक कपड़ा लत्ता दे दिया जाता था, और दुगा सियार के बकरी खाने वाला गिफ्ट दे दिया।
आगे बढ़े। उदयपुर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध झील बता सकते हैं कोई? उदयपुर में झील बहुत प्रसिद्ध है सब। आगे बढ़े। छोटे छोटे वहां बहुत सारे झील है सब, जैसमंद वगैरह, वो सब नक्शा में नहीं दिखेगा। नक्शा में छोटे छोटे झील नहीं दिखेंगे। मेरी और ध्यान से देखिए। अब हम आपसे जगह पूछेंगे, यहाँ नंबरिंग लिख के आपको अपने कॉमन सेंस से बताना होगा कि हम कौन सा जगह पूछ रहे हैं और उसका नंबरिंग कौन सा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पूछेंगे तो बता देंगे ना? कितने लोग बता सकते हैं जी? ये नंबरिंग लिख रहे हैं। आपसे हम जगह पूछेंगे, आपको क्या बताना पड़ेगा? नंबर बताना पड़ेगा। हम आपसे क्या पूछेंगे? जगह। आप नंबर देख लीजिए, यहाँ नक्शा में बताइएगा। बताइएगा इधर सामने से नक्शा में देखिए। इस नक्शा में हम रेंडमली नंबर कुछ भी लिख दिए हैं। जैसलमेर, जैसलमेर। इसमें नंबरिंग देखिए ना, नक्शा में थोड़ी मिलेगा, तो हम बस ऐसे देखने के लिए बता दें। बताइए कोटा। इसको सबसे अच्छा से याद है। हाँ ऐसा बोल रहा जिसे चल जाएगा अब भी। बगला बताओ। जयपुर। बीच में कोई नहीं बोलेगा, तू बता। बाड़मेर। देखो इसमें हाँ 11 नंबर ठीक है। बगला बता दिया 11 नंबर। आप बताएंगे, लड़की लोग बस बताएगी। चित्तौड़गढ़। लड़का बता लोग इधर से। उदयपुर। लड़की बताओ। पोखरन। पोखरन। 6 नंबर बताओ लड़का क्या है? 6 नंबर कौन जगह होगा? लड़की लोग बताओगे। पुष्कर और अजमेर। लड़का बताओ लोग। आमेर और आमेर। आमेर और जयपुर। आमेर और जयपुर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए जयपुर से इस साइड में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको एक तो झील मिलेगा, सांभर झील। नीले रंग का झील बनाया होगा, कौन सा झील है? सांभर झील। कौन सा झील है? सांभर झील। नहीं मिला? जयपुर से पश्चिम दिशा में कौन सा झील है? सांभर झील। कौन सा झील है? सांभर झील। इस झील से नमक का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। ये नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है। यहाँ से जो नमक निकाला जाता है उसे लकड़ी के ट्रेन पर भेजा जाता है, क्योंकि लोहा को नमक क्या करता है? गला देता है। पीके मूवी में जो छोटका ट्रेनवा दिखाया है ना, जिस पर उसका रेडियो चोरी करके भाग जाता है, रिमोटवा चोरी करके क्या होता है? भाग जाता है। तो वो किस पर? वही है आपका सांभर झील के पास का सीन है। वहां पे कौन सी ट्रेन चलती है? लकड़ी की। लोहा का चलेगा तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। नमक क्या कर देता है? गला देता है। लकड़ी को नहीं गला पाता। सांभर झील किस लिए फेमस है? हाँ किसके लिए? सांभर झील नमक। सांभर झील। सांभर झील याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत नहीं? सांभर झील के पास देखिएगा मकराना मिलेगा एक तो। मिल गया? उसके ऊपर में देखिए मकराना। जस्ट पास में देखिए ऊपर में कौन सा जगह मिलेगा? मकराना। मिल गया मकराना। बताइए मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। ताजमहल का संगमरमर कहाँ से आया है? मकराना से। ताजमहल का संगमरमर कहाँ से आया है? मकराना से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मकराना कहाँ है? राजस्थान। किस लिए फेमस है? हाँ मकराना के पास देखिएगा आपको मिलेगा नागौर। मकराना के पास देखिए नागौर। मकराना और जयपुर के बीच में देखिए क्या मिलेगा? मकराना और जयपुर के बीच में नागौर। थोड़ा सा मकराना के पास बीकानेर के पास मिलेगा। मकराना के पश्चिम में मिल गया। कौन सा जगह मिला? नागौर। भारत में पंचायती व्यवस्था सबसे पहले नागौर। कहां से? नागौर। 2 अक्टूबर 1959 कहां से चालू हुआ था? नागौर। कहां से? नागौर से। याद रहेगा ना? राजस्थान के जितने बड़े शहर है सब याद हो गया? एक बार में आप पहुंच सकते हैं कि नहीं? बोलिए ये कौन सा घर है? अजमेर और पुष्कर।
हाँ, जोधपुर। जोधपुर में वायुसेना का एयरपोर्ट है। अजमेर के पास किशनगढ़ एयरपोर्ट है। अजमेर में एयरपोर्ट, अजमेर के पास एक जिला है किशनगढ़, तो वो एयरपोर्ट जो है ना अजमेर और किशनगढ़ दोनों के लिए, उसको ऐसा बनाया है ना कि ना अजमेर में बनाया ना किशनगढ़। अजमेर पर्यटक जगह था, अगर उसको 20 किलोमीटर और आगे खींच देता ना तो एयरपोर्ट काफी डेवलप हो जाता, उसको इधर बना दिया पहले ही, बस एक जहाजिए जाती है। अब भाई अगर अजमेर ढकेल देता तो पर्यटक जगह, पुष्कर वाले लोग भी कहाँ उतरते हैं? अजमेर वाले एयरपोर्ट पे, और अजमेर वाले लोग भी कहाँ उतरते हैं? अजमेर वाले, वो क्या बना दिया कहाँ है? किशनगढ़। एगो पटना एयरपोर्ट है, मतलब इस एयरपोर्ट पर उतरना मतलब समझ जाओ कि जान को, मतलब पायलट एकदम एक्सपीरियंस उतारता है इस पे। आईएलएस सिस्टम नहीं लगाया है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है एक ठो आईएलएस सिस्टम। ये जहाजों को बताता है कि आपका हाइट ज्यादा है या कम है। ज्यादा रहेगा तो कह देगा कम कीजिए, कम रहेगा तो कह देगा थोड़ा ज्यादा कीजिए, स्पीड तेज रहेगा तो कम, वही होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। ये पटना के एक और है, एक और है ये नहीं है, कहता है कि एक और चिड़ियाघर है। अजब हाल है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट इतना खतरनाक है, समझ में आ गया कि नहीं? रीजन क्या है? बिहार को तो लोग अजीब समझता है। सेंट्रल में जो लोग बैठे हैं ना, वो बिहार को जब हीन नजर से दे, मर जाएगा, क्या दिक्कत है बिहार का है। अजब हाल है भाई, बिना इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम के आप जहाज उतार रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं यहाँ के लोगों को। अजीब हाल है। अब तो कहता है ऐसा चिड़ियाघर वाला कि उसमें जहाज जाएगी तो हल्ला होगा। अरे भैया चिड़ियाघर जो है, ऐसे देखिए, जो एयरपोर्ट है पटना का, ये इस तरह से है। यहाँ पर इस एरिया में ना चिड़ियाघर है, इसमें क्या है? चिड़ियाघर। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, इधर नहीं बढ़ सकता है। अब इधर या इमरजेंसी के लिए इतना तो स्ट्रिप खींच सकता है ना जी, इसमें यहाँ पर इमरजेंसी के लिए कि अगर बाई दी वे यहाँ से उतर रही है और दीवार में नहीं लड़ जाएगी, इधर खींच दो। पायलट यहीं से घुमा लेता है, आज भी यहीं घुमाता है, बट इमरजेंसी के लिए इतना रहना चाहिए कि नहीं, इसको कवर कर दे, साउंड प्रूफ ग्लास आता है, उसको कवर कर दो इमरजेंसी में। नहीं, वो सीआर जरूरी है, आदमी नहीं, वो सीआर मर जाएगा, हल्ला होगा ना, सीआर डर जाएगा, बिलार भाग जाएगा, समझ में आ गया कि चिड़िया भाग जाएगी, सब बाढ़ में जाए आदमी, समझ में आ गया कि नहीं? तो अजीब नजर होता है। एक सेंट्रल की नजर से देखिएगा ना, बिहार को अजब नजर से देखा जाता है। मैं समझ में आया कि नहीं? गलत बात है कि नहीं? ये तो पायलट की मेहरबानी से उतरता है। एक जहाज गिरा भी था यहाँ पे आज से 20 साल पहले, चिड़ियाघर में गिर गया था, स्टॉल कर गया था जहाज। आईएलएस सिस्टम था नहीं वहां पर, वो बोल दिया कि पायलट को देखा कि तो भाई ज्यादा बहुत कम हाइट पे है, लड़ जाएगा यहाँ पर, तो तुरंत गो अराउंड कर दिया, मतलब घुमा के लाया, घुमा के लाया तो ज्यादा हाइट हो गया। तो भैया उसका आईएलएस रहता बताता ना कि नहीं इतना कम कर लो, तो बहुत ज्यादा हाइट हो गया, तू सोचा कि हाइट कम कर दे, तो अचानक हाइट नहीं कम किया जाता है। तो अचानक हाइट कम कर देता, इंजन काम करना छोड़ देता है। बद से गिर गया कहाँ पे? चिड़ियाघर में गिर गया, सीआर मर गया। फिर भी चिड़ियाघर वाला कर रहा है मेरा सीआर मर गया। आदमी भाई, आदमी मत, सीआर मर गया उसका, बिलार को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीआर को दिक्कत नहीं होना चाहिए, भले किसी को दिक्कत हो जाए, लेकिन सीआर बिलार सब रहना चाहिए, आदमी नहीं। एक से एक काम करता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये हो गया आपका कौन सा? अजमेर के पास ही किशनगढ़। किशनगढ़ में पत्थर बड़ी ज्यादा निकलता है, वहां पे जो मार्बल का जो पत्थर निकलता है ना, ग्रेनाइट वगैरह, ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है किशनगढ़ में। ये पूरा एरिया पत्थर के लिए, राजस्थान का ये बीच वाला एरिया देख रहे हैं, पूरा पत्थर के लिए। और राजस्थान में नदी वगैरह तो उतना चंबल नदी है, वहां बालू जो बनता है क्रश करके बन जाता है। जो पत्थर होता है, अरावली पहाड़ है, अरावली पहाड़ को तोड़ के क्रशर मशीन होती है, पत्थर को पहले जेसीबी से तोड़ेगा, फिर उसको एक तो वाइब्रेटर मशीन होगी, इतना बड़ा बड़ा में तोड़ेगी, फिर एक अगले मशीन में जाएगा वो और छोटा करेगा, फिर धीरे धीरे करके उसको क्या बना देगा? बालू बना दे। और वो इस वाले बालू से तगड़ा पकड़ता है, क्योंकि वो बहुत ताजा ताजा रहता है, उसमें नोकीला ज्यादा रहता है। पकड़ लिया बालू ना दीवार में, तो अगर उसमें मैल छोड़ाने के काम में आएगा वो दीवार प्लास्टर कर दीजिए, उस पर रगड़ दीजिए पीठ, पूरा चमड़ा सहित उतार देगा वो, बहुत मजबूत पकड़ता है। राजस्थान के लोग का जो पुराने घर देखेंगे ना, बड़ा बड़ा पत्थर से बनाता है, बहुत मजबूत होता है, पत्थर से बना हुआ। राजस्थान का भौगोलिक अगर विशेषता देखते हैं तो बीचों बीच में यहाँ अरावली पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अरावली। दुनिया की सबसे नवीन पर्वत कौन सी है? हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। और दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है? अरावली। सबसे पुराना पहाड़ अरावली, सबसे पुराना अरावली है। आगे बढ़ जाए, कौन सा है? अरावली। तो राजस्थान के बीचों बीच में पहाड़ी अरावली पहाड़ी। आप फिजिकल नक्शा में देखिए, फिजिकल नक्शा में देखिए, बीचों बीच में ब्राउन कलर से खींचा होगा
अरावली, बिखरा बिखरा होगा पूरा ब्राउन कलर से। कौन सा पर्वत है? अरावली। ये इतना पर्वत है पुराना है कि अब घिस के क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, घिस के खत्म हो चुका है। पुराना पर्वत क्या होता है? टूट फूट होते रहता है पर्वतों में। आगे बढ़े, 3 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है अरावली पर्वत। भारत से ज्यादा पुराना है अरावली। उस समय भारत भी यहाँ नहीं था। अरावली पर्वत है यहाँ दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली। कौन सा पर्वत? अरावली। इसी अरावली पर्वत पर बसा हुआ है दिल्ली। इसी का छोटा सा हिस्सा है, क्या नाम है? रायसीना की पहाड़। जैसे क्लासरूम का एक ठो कैसा है, सब नीचवा बैठा है रायसीना की पहाड़ी हिसाब, ऐसे छोटा सा निकला है। उसी तरह से अरावली पर्वत का छोटा सा हिस्सा, क्या नाम है इसका? रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। इसी पर कौन बैठते हैं? राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। दिल्ली किस पहाड़ी पर है? अरावली पर ही, अरावली के ही टूटे फूटे हिस्से पर। यह है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जैसे जैसे नीचे जाएंगे यहाँ थोड़ा सा ऊंचा है, और नीचे वाले हिस्सा पर इसका माउंट आबू एक गुरु शिखर होगा। देखिए ध्यान से, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, निचले हिस्सा में लिखा होगा माउंट आबू या गुरु शिखर। फिजिकल नक्शा में पढ़िए 1722 लिखा है माउंट आबू या गुरु शिखर। जहां अरावली लिखा होगा वहीं पे पढ़ो, त्रिभुज बनाया होगा, उसको रंग दीजिए। बताइए अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट आबू। यहाँ जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर एक बिमल शाह और वस्तुपाल नाम का, तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 सेनापति थे। वो किसके थे? बिमल शाह के सामंत थे। बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था बिमल शाह। उसके 2 अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल, ये दोनों अधिकारी किसके थे? बिमल शाह के। तो बिमल शाह के 2 अधिकारी, पहले अधिकारियों को सामंत कहा जाता था, 2 अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल, इन लोगों ने क्या बनाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर? माउंट आबू पर, यानी गुरु शिखर पर। गुरु शिखर। आप माउंट आबू पे जाएंगे ना तो इधर चारों ओर क्या मिलेगा? रेगिस्तान मिलेगा। तो जब रेगिस्तान जब चारों ओर मिलता है ना तो वहां बिल्डिंग वगैरह नहीं होती है, तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। माउंट आबू पे चढ़ेंगे ना, दूर दूर तक दिखाई देगा। चारों ओर क्या है? रेगिस्तान, कोई घर बिल्डिंग विल्डिंग है नहीं, बहुत दूर तक दिखाई देगा। और जब सूरज ढलेगा ना तो सूरज एक समय आएगा कि आदमी से नीचे आ जाता है, पहाड़ ऊपर रहता है और सूरज ढलते ढलते कहाँ आ जाता है? नीचे। अभी यहाँ पे भी सूरज नीचे आ जाता है, लेकिन पता चला क्योंकि मिश्रा जी का घर सामने आ गया, ओके पीछे चल गया सूरज डूबने। नहीं समझ में आ गया? ये घरे के पीछे चल आता है, घर पेड़ इस सब के नीचे, वहां ना घर है ना पेड़ है, और ऊपर से आप रेगिस्तान है, आप खड़े हैं पहाड़ पर, माउंट आबू पर। तो जब सूरज डूबेगा ना तो सूरज हो जाएगा नीचे, तो डूबते हुए आप देख सकते हैं। सनसेट पॉइंट किसे कहते हैं? माउंट आबू को सनसेट पॉइंट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे देखते हैं भाऊ, ये कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। कौन धर्म के लिए? जैन धर्म। किसके लिए? जैन। याद रहेगा। अब ये पहाड़ देखिए, यहाँ से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। कितनी नदियां? मेरी और देहन से देखो, नदी को पहले देख लीजिए, उसके बाद समझिएगा। इस साइड में निकलेगी लूनी, मिल गया। कौन सी नदी? लूनी। कौन नदी? लूनी नदी। लूनी नदी मिल गया। कौन नदी? कौन नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी है। ये रेगिस्तान में ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अतः इसे अंतर्वेशी नदी कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतर्वे। इस नदी के नीचे से देखेंगे साबरमती नदी, इस पहाड़ के नीचे देखेंगे साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। नहीं मिला? साबरमती नदी। माउंट आबू से हचाक से 4 उंगली नीचे जाइए, साबरमती नदी। देखो यहाँ पे गुजरात के नीचे जहां समुंदर चालू हो गया ना, इस समुंदर के पास देखो, मेरी और देखो लोग, गदावा देखबे नहीं करता है सब। ये खंबात की खाड़ी है ना,
यहां पे कौन सी नदी मिलेगी? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। ये नदी कौन सी हो गई? साबरमती नदी। किस पर्वत से निकलती है? अरावली। कौन सी नदी? साबरमती नदी। देखिए माउंट आबू यह है, इससे हचाक से 4 उंगली नीचे। हचाक से मतलब 90 डिग्री। समझ में क्या किया? हचाक से कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन सी नदी मिल गई? गुजरात के नीचे में है। कौन सी नदी? साबरमती। बताइए महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे? साबरमती। इस नदी के इस साइड में देखेंगे आपको बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। कौन नदी है? बनास। मिला? अरावली पर्वत के पूर्वी घाट से निकलती है बनास, और पश्चिमी घाट से निकलती है पूरब से निकलेगी बनास। कौन नदी? बनास नदी। मिल गया? कौन सी नदी बाबू? बनास। कौन सी नदी? बनास। कौन नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? नदी ये कौन सी है? बनास। हो गया? बनास नदी जाके मिल जाती है चंबल नदी में। किसमें मिलेगी? चंबल नदी में। आप ध्यान से देखिए, उसमें चंबल नदी दिखा। इस साइड साइड में देखते चलिएगा, नक्शा के एकदम किनारे किनारे कहीं ना कहीं चंबल नदी लिखा होगा। जो सबसे मोटी नदी है एकदम कोना में लिखेगा चंबल नदी। मिला? सबसे मोटी नदी मिलेगी वहां पे। कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी। मिल गया? नहीं मिला जी? नहीं मिला? सूख गया होगा, गर्मी बहुत पड़ रहा है। हो गया? जिसका नहीं मिला है उसका चंबल नदी सूख गई। ये कौन नदी है? चंबल नदी। कौन नदी? जिसका जिसका नहीं मिला चंबल नदी। समझ में गया? हाँ, जिसका 2 बार मिल गया, बाढ़ आ गया है। 2 बार मिल गया तो बाढ़ आ गया, नहीं मिला तो सूख गया। मिल गया सबको? आगे बढ़े। कौन नदी है ये? चंबल में मिलती है बनास। इस साइड में, नीचे में साबरमती। याद हो जाएगा? कौन सी नदी? साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। किसी को दिक्कत? बताइए ये मरुस्थल बोलिए। था। कौन मरुस्थल था? पाकिस्तान वाला इसे चोलिस्तान कहता है। क्या कहता है? चोलिस्तान। कौन कहता है? पाकिस्तान। अब भारत में इसे थार। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार, क्योंकि इसमें कौन सी नदी जाती है? कौन सी नहर जाती है? इंदिरा गांधी ने। यहाँ पानी का किल्लत नहीं होता है। पानी का किल्लत उतना नहीं होता है जितना अन्य नदियों, अन्य मरुस्थलों में होता है। अतः यह सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन? थार मरुस्थल। आप आ जाइए पॉलिटिकल नक्शा में। आ गए पॉलिटिकल नक्शा में? किसी को दिक्कत है पॉलिटिकल नक्शा में? आप देखिए जैसलमेर। मिल गया जैसलमेर? किसी को दिक्कत? जैसलमेर नहीं मिला? हाँ, जैसलमेर मिल गया? जैसलमेर के जस्ट पीछे मिलेगा पोखरण। कौन सा जगह है? पोखरण। भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले 1974 में कर दिए थे। 1974 नाम था इसका, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये सक्सेस ही नहीं हुआ, फूस दे करके रह गया। ऐसे फूस कर नहीं, बम फोड़ते हैं दीपावली वाला। अब बदनामी अलग हो गया, क्योंकि देखिए सीटीबीटी नियम के हिसाब से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। यह बहुत टफ नियम है सीटीबीटी का नियम। इसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। और एक हद तक ये परमाणु बम पर रोक लगाया गया तो ये भी सही है। सब देश के पास परमाणु बम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। कोनो मार, अब यूक्रेन के पास रहता तब मार दिया रहता अब तक उनको। तो किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर मारता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत भयानक मार देता। जापान के पास रहता तो भी मारता। सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, इस पृथ्वी का अंत कहीं ना कहीं होगा तो किसी आतंकवादी के हाथ जैसे परमाणु बम लग गया
मार देगा, इसे फेंक देगा कहीं हो, बाद में पता चलेगा अपने देश में पटक दिया। तो परमाणु बम पर रोक लगाना जरूरी था, लेकिन हमारे बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन और कई सारे लोग थे, सतीश धवन तो खैर अंतरिक्ष कार्यक्रम में थे, मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये दो वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम। किसको? परमाणु बम बनाने के लिए। और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा, धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके चुपके बना लिया लोग, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है, अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा, और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए, लोग चोरी छुपे, अमेरिका को पता न चले। और कुछ यूरेनियम हम लोग ने परमाणु बिजली घर में बनाने के लिए रखे थे, हम लोग अमेरिका से कह दिए लोग परमाणु बिजली घर लगा दो, तो कहा कि ठीक है लगा देते हैं। लगाया अमेरिका, तो कहा है हम लोग कि बंद कर दो, मत लगाओ। कहा रे हमारा आधा खर्चा हो गया इसमें, कहा कि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं, हम देंगे। भारत ने कहा ये तो चाहिए था हमरा। ले लिया किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। और तनी तनियों के खोद खोद के निकाल लेता था। समझा गया? नहीं देखते हैं भारत वालों को तो ये आदत है, दूसरे के मोहल्ला में बालू गिरेगा तो 2-3 बाल्टी तो अपने यहाँ ही करेगा, नहीं आता है। अब बेचारा डरे जल्दी जल्दी खाली करता है ना, तो खाली आ देता आदमी बालू ईटा गिट्टी सब। समझ में गया कि नहीं? गिट्टी तो लड़की लेके चल जाती सब गोटी खेलने के लिए। देखिए अजमे खेलेगी, 5 गो ले लेगी, एगो को उड़ाएगी, फिर एगो पकड़ेगी, उसको लेके फिर एगो को उड़ाएंगे, फिर अगली राउंड में 2 गो का, एक उड़ा के 2 गो पकड़ेगा, अगला राउंड में 3 गो का, फिर एक बार टोटल होगा उड़ा के फिर पिछवा हाथवा पे रखेगी। इसमें इतना हम गिट्टी रखे थे रंग बिरंगा, सब लेके चल गए सब। ये सब सीबीएसई वाला गिट्टी था, इसमें रंग बिरंगा गिट्टी था इसमें। हाँ, और वो हिंदी मीडियम वाला रखवा ले, घर वाला है। लड़कियां शुरू से उल्टे सीधा के खेल खेलती है, गिट्टी पत्थर गुड्डा गुड्डी। नहीं एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब। देखा, अब गुड़िया सोएगी तो अखियां बंद कर लेती थी, और उसका जो भाव निकाला रहता था छाजा ऐसा इतना। हम लोग छोड़ते थे तो जितना मोहल्ला की लड़की थी सबका बहुए नोच देते थे, और चुराई लगती थी। हाँ, उसका पेटवा दाबेंगे तो चोय चोय बोलते हैं। तो यहां समझिए, भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाए किसके लिए? अब में से निकाल उकाल के परमाणु क्या क्या किया, परमाणु बम बनाने का तो बना लिए, लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, कामे खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया, हाँ बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था, और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए, निगरानी करने के लिए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ, पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में, कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने वाली है। तो वहां पे उतार दिया गया 10,000 सेना, उसी में एगो टोपी उपी लगा के अब्दुल कलाम भी घूम रहे थे। और सैनिकों को पता नहीं, भारतीय सेना को पता नहीं कि उसके बीच में कौन घूम रहा है, अब्दुल कलाम। अब उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो ऐसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इन पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे आप। अब लोगों को लग गया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, अब बात तो कुछ और था। इसी आधार पर भी हम भी बोले थे, आपको पिछले एक वीडियो में देखे होंगे, कि यूक्रेन मुद्दा में पढ़ने से अच्छा है कि इसको मार दीजिए, एगो कहीं ना कहीं हमला कर दीजिए।
एक हफ्ता बाद मार दिया गया ब्रह्मोस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गलती से चल गया था। ये दिमाग किसका था? अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम ने भी ऐसा ही किया था एक बार में। तो उन्होंने पूरा, अब दुनिया को लग रहा है कि हाँ भाई सेना परीक्षण युद्धाभ्यास करती है तो एक टेम्पोररी घर बनाती है, उसको दूर से निशाना लगा के तोप से उड़ाती है। तो घर दुआर बन रहा था, जानते हैं किस लिए? कि परमाणु बम भड़केगा तो देखा जाएगा कि कितना तगड़ा भड़क रहा है। और उस पे लगा क्या चीज है? इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है। कुआं खोदवाया गया, सब कुछ हुआ और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया और फिर ढक दिया गया। और उसको बालू से, उसमें पानी निकलेगा नहीं, पोखरण में पानी का 400 फीट नीचे चल जाएंगे तो पानी ही नहीं है वहां पर। और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। उसमें सेना को कहा गया कि अब युद्धाभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, एक कदम ताल, एक दो एक, एक दो एक, सेना लौट गई। सब कुछ उधर सही हो गया। अमेरिका सेटेलाइट से देख रहा था कि खजरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये है क्या क्या कर रहा है। तो सेटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सेटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सेटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था, जितने समय के लिए सेटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था। नासा के ऑफिस में घुमा दिया था और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है? अच्छा यहीं से कंट्रोल होता है सारा सेटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे नात ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम। अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे तो सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सेटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिया गया था अब्दुल कलाम को, इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सेटेलाइट हटा तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहां हुआ, भूकंप आ गया। इतना भयानक तहलका हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहां पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। भारत ने हल्ला कर दिया, कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सेटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ल रही यहाँ। तो फोटो भेजा कहां पर, अमेरिका सेटेलाइट हुआ कि देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तो वहां का वैज्ञानिक सब कहा, ओहो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सेटेलाइट फिर गया था, फिर एगो दहलका उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला। फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का, वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सेटेलाइट बनाने के लिए। इतना पावरफुल सेटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरण में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सेटेलाइट से। उतना पावरफुल था 1998 का वो सेटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा। जब एकदम जुगाड़ के आगे, भारत के आगे टिक पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाया। परीक्षण कर दिया, 3 गो परीक्षण हो गया, पता नहीं चला अमेरिका को क्या है। 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया, 3। अमेरिका को पता ही नहीं चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया कि क्या सब समाचार है। कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है, अमेरिका को भी पता नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है, कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे, अगर 10 दिन बहुत है। कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए, खुलेआम फोड़िए। काय के लिए, आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा, देर से देर अमेरिका मार नहीं ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए धाए सेटेलाइट फोटो देखा, कहा गिरिया चोटा कहीं का
बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है कि तो 3 दिन पहले जो तूफान आया था वो कौन सी था ये? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब था, हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार, हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया। नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐस गरियाया वहां का राष्ट्रपति कि छोटा सा तुम लोग को हम काहे लिए पैसा दिए रे, इतना काट के जनता के टैक्स का पैसा कौन सी देख रहा है तुम लोग वहां पर? कहता है कि आंधी उड़ल है, आंधी उड़ल है, बम फोड़ दिया वहां पर। अब अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दिया भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी को फोन किया, टेंशन मत लीजिए, हैं अभी हम 10 दिन दीजिएगा ना, यहाँ पे खामियाना भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, जब पता चल गया तो बनाने में कौन चीज आता है? बन जाएगा यहाँ पर, मारो तुम परमाणु बम, यहाँ पर कितना मार पाओगे? अरे तुम, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर कोई आपके खोपड़िया पे बंदूक तान दिया ना तो आप उसके रहमो करम पे जिंदा रहेंगे, लेकिन आप वो तान दिए ना तो वो डरा जाएगा, यो मार देगा यहाँ पे, एकदम तान दे यहाँ पे। तो भारत ने क्या कर दिया, दोनों पे तान दिया। परमाणु बम हमारे पास हो गया, और जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था उससे लगभग 150 गुना ताकतवर हम लोग का अभी वर्तमान वाला है। 150 गुना ताकत, तनी मनी नहीं, 150 गुना मारेगा, दहला देगा पूरा अमेरिका का। अमेरिका पगला गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर दुनिया को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि दुनिया को यह भ्रम है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाना मैदान जंग में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर दे। टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे। समझ गए? भारत को गुलामी की बेड़ियों में रख, अरे हम लोग नेताओं के चक्कर में न बर्बाद हो गए, वरना देश में कमी किस चीज की है? यहाँ पर परमाणु परीक्षण हो गया, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका बवाल मचा दिया, चल गया केस करने सीटीबीटी के पास। सीटीबीटी नियम है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। इसमें कहता है कोई भी देश परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए, इस पे लिखले नहीं था कि जमीन के अंदर भी बैन है, क्योंकि जमीन का अंदर का चीजें अलग होती है, उसे हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें लिखा क्या था, आप हवा में नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते। एक लगा कि एक दिमाग है, हमारे यहाँ वकीलन का कमी है, एक से एक वकील है हमारे यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक भारत, नेहरू जी जब पढ़ रहे थे ना इंग्लैंड वगैरह में, तो वहां पे नियम था ना कि आप मतलब फ्लैट, जमीन कम है तो फ्लैट बिकता है, तो आप जमीन खरीद लीजिए, उसके ऊपर बना लीजिएगा। तो जमीन खरीद के कहा कि 11 फीट का हम घर बनाएंगे, और 10 फीट का बनाए, और रजिस्ट्री कितना कराए थे 11। ऊपर वाला आया बनवाने के लिए तो कहा कि रे छोटा कहीं छोड़ के बनइयो, हमारे 11 फीट ले हमरे है। हो गया, हालतें खराब हो गया। हमरे यहाँ के वकील सबसे मिलेगा तो अरे बाप, एक से एक वकील होता है। सो हमारे देश में वकील इतना पढ़ लिया है सबकी समस्या हो गया है। वकील इतना पढ़ लिया है सबकी समस्या हो गया, हर कानून जानने लगा है, तो जज को हिला देता है सब, ऐसा ऐसा वकील हो गया है सब, तो खतरनाक था। अब अमेरिका का वो मुंह लजा गया तो हम लोग कहाँ परीक्षण किए, सजा दीजिए ना, हम जमीन पे किए हैं, ना हवा में किए हैं, ना पानी में किए, यही ना मना था, हम अंदर में किए हैं। अब यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अमेरिका एकदम बौखला गया, एकदम पगला गया। अमेरिका का बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। हम न किसी से खरीद सकते थे सामान, न बेच सकते थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, एकदम भयानक। तले हमरा देखा देखी पाकिस्तान वो 1 हफ्ता बाद फोड़ दिया, वो चोटा बना के रखा था, वो डरे नहीं बोल रहा था कि होगा अमेरिका बड़ी मार मारता। उसको तो अमेरिका चबा जाता, और जैसे भारत फोड़ा रहता 1 हफ्ता बाद वो फोड़ दिया। अब अमेरिका और घुसिया गया, रे छोटा कहीं का तुम क्या बोला। तो पाकिस्तान कहा कि हमरा कौन जी बोलता है, भारत को बोलो, जो सजा उसको दोगे हमें भी मंजूर है। पाकिस्तान को पता था भारत कहीं ना कहीं से अपना तो जुगाड़ निकालिए ले गए हम, तो जो उसको सजा देना वही हमको देना।
विश्व कम्युनिटी पे भी तो यही होगा ना, जब दोनों ने सेम अपराध किया तो सजा दोनों को दीजिए, तो दोनों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन भारत के 55 से 60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, ना भारत का ऑक्सीजन लेते हैं, ना भारत का खाना पीना खाते हैं, ना भारत की जमीन पे रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमा के पूरा का पूरा भारत को भेज देते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। और यह देश उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देता है। सोचिए कितना शर्म की बात है। कभी सोचे 1998 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाया था वो वोट नहीं डाल पाते, उनको अधिकार है। हम लोग इस देश का खाते हैं, बचता है तो देश को देते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं और उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये इस देश का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए सोचे, लेकिन नेताओं को फुर्सत कहाँ है। कहते हैं इसके वोट से हमें क्या फर्क पड़ता है, हम जीतेंगे थोड़ी ना। अरे तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, हमारा देश जरूर जीत जाएगा अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो। लेकिन चोट्टों को अपना परवाह रहता है, बहुत गलत बात है। बताइए बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज का जो एरिया है, उस एरिया के कोई है कि नहीं? आप लोग में बहुत सारा लड़का होगा, आपके गली मोहल्ला में पक्का एक दो मिलेगा विदेश में, है कि नहीं? केरल साइड का एक राज्य है केरल, आप केरल में देखेंगे ना तो केरल वाला भी फैमिली सऊदी चल जाता है। एगो मेस चला रहा है, एगो होटल चला रहा है, एगो दुकान चला रहा है, एगो सैलून उलून सब यही खोला है, पूरा कब्जा करके रखा है विदेश में। बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है वहां से। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरानी थी उसे किसने बचा लिया? विदेश वालों ने। अब पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वर्कर को कोई काम नहीं देता। रीजन क्या है कि पाकिस्तान वाला अगर विदेश में जाएगा काम करने ना, अगर उसके घर में मार हुआ ना पड़ोस में, तो हुआ मार कर लेगा। रे तोर चाचा हमारी चाचा के बोल ले रही रे, काहे बोला रे, बताओ। अरे तोरा चाचा पाकिस्तान में मार किया तो सऊदी में मार कर लेगा, वहां वो मार देता है वहां। अब भारत का आदमी है, बिजनेस को ध्यान देता है, दूसरे के देश में गए हैं तो दो चार बातों बोल रहा है तो सुन लो भैया, क्या दिक्कत है, आपको रोजगार दिया है कि नहीं? तो हम लोग में संस्कार रहता है। और कोई भी देश जो होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कैसे हम लोग के यहाँ अंग्रेज आता है तो हम लोग को लगता है नहीं हमारे देश में आया है, तो वहां पे भी ना जो वर्कर रहते हैं तो वो लोग को जो वहां के राजा हैं वो उतना वैल्यू नहीं देता है, तो भारत वाला नॉर्मल रह जाता है। पाकिस्तानिया ओकरो एक तमाचा मार देता है, कहता है नहीं मार देंगे एक तमाचा, रोजगार न जाएगा, आतंकवादी बनने से कौन रोक सकता है? नहीं समझे? तो पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है वहां पर। इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई थी। अब पाकिस्तानवा अमेरिकवा को कह रहा है रे चोट्टा हमारा प्रतिबंध हटाओ, खाइल पियल मुश्किल हो गया है एकदम। तो कह रहा नहीं हटाएंगे। कहा कि नहीं हटाएगा ना तो एकरा हम परमाणु बम का परीक्षण का पूरा नियम यूट्यूब पर डाल देंगे। गली गली में बनने लगेगा चोट्टा कहीं का, हटा। अमेरिका जल्दी जल्दी कहा कि गड़बड़ बोल रहा है यहाँ पे। अमेरिका को लगा कि झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान उठा तो सद्दाम हुसैन को बेच दिया। उत्तरी कोरिया वाला है ना किंग जोंग, वो पाकिस्तान में बेच ले है। उसके पास अपना परमाणु बम नहीं है, कौन बेचा है? पूरा उसका ब्लू प्रिंटे बेच दिया, गिले ऐसे ऐसे बनता है। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, ये चोट्टा कहीं का एकरा तो हम का समझाएं यहाँ पे, कहा कि हम का करें, भूखे नहीं ना मरेंगे, हम बेच देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, गूगल सब पे डाल देंगे। कहा कि गूगल पे डाल दोगे तो गूगल हमरे ना है, बंद करा देंगे। तो कितना बंद कराएगा? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं अखबार में निकाल के छपवा दो। न्यूज में डाल देगा। अमेरिका पागल हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटा लिया, तो भारत का हमरो हक तो नहीं। एक बार भारत के ऊपर खेल गया कौन? पाकिस्तान। तो आपकी बार पाकिस्तान पे कौन खेल गया? भारत। समझा गया कि नहीं? हट गया पाकिस्तान वाला, भारत वाला भी हट गया। कहा परमाणु बम। आज हमारे पास क्या है? परमाणु बम। और ये बहुत जरूरी था परमाणु बम। क्यों जरूरी था समझिए। 1962 में जब चाइना ने हमला किया था तो इस चोट्टे हरामी ने क्या कहा था कि हम 50 साल बाद फिर हमला करने आएंगे। बताइए 50 साल कब हो रहा था? 2012 का था, 50 साल बाद फिर हमला करने आएंगे। तो जरूरी था कि परमाणु बम का रह जाना। तो उस 50 साल होने से पहले ही भारत के पास क्या हो गया? परमाणु बम आया 2012 में। अभी तक नहीं आएगा और अब आएगा भी नहीं। यहाँ पर अब नहीं आएगा। आएगा तो इतना विश्वास है हमारा विद्यार्थी भी लड़ेगा। नहीं समझ आएगा। बाढ़ में जाए ऐसा जिंदगी जो देश के काम नहीं है, एक बार चला जाएगा वहीं मार के। सोचा को गोली खत्म होगा ना तो 3 रुपया वाला कॉलम से कोच के मार देगा। समझ में गया? हमें सियाही नहीं पड़ता, खोड़े कोच दो आर पार हो जाए। भोगबे कितना करता था इतनी चुकी। यहाँ पर बिहार का दूगो रहेगा, एगो पैर पकड़ेगा, पैर
पैर छान ले रहे, एक पैर, एक हाथ लेगा, चल चल ले चलेगा, मार ससुरा के यहाँ पे, नहीं समझ में आया, और कोपचा में ले जाके मारो यहाँ पे। अब नहीं होगा यहाँ पर, अब वो गया जमाना जब एक समय था वहां पे, अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब कभी भी भारत के ऊपर आंख उठा कर देखा जाएगा, अब ऐसा नहीं, आंख नाक कान सब फाड़ देगा आदमी। लेकिन अभी भी भारत की 2-3-4 बहुत सारी समस्या है, जिसका एक राजनीतिक समस्या सबसे बड़ा है। हाँ, चुनाव एक इतना बड़ा समस्या है कि समाज को जहर घोल दो, देश भाड़ में जाए, देश के लिए कुछ नहीं करना होता है। सोचिए यूक्रेन जैसा देश रूस को क्यों हरा दिया? क्योंकि यूक्रेन के पास लगभग 800 के संख्या में स्टिंगर मिसाइलें हैं जो कंधा पे रख के मार दिया जाता है। रूस की वायुसेना का सरदर्द बना हुआ है, और अपनी भारतीय थल सेना पिछले 15 साल से स्टिंगर मिसाइल मांग रही है, तो भारत सरकार ने उसको 40 को दिया है। सोच सकते हैं इतना बड़ा देश में कितना दिया? अभी 40, 10 साल से मांग रहा था, 40 को दिया है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती, और हम लोग के पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं। इस जानकारी के होने के बावजूद हम लोग नहीं बताते हैं कि मनोबल टूटेगा, समझा गए, देश का मनोबल टूटेगा। अब वही न्यूज वालों को पता चल जाएगा तो अबे बता देगा। सबसे बड़ी खबर हमारे ऊपर देखिए, हमारे चैनल की सबसे प्रिय विषकन्या से सुनिए क्या दिक्कत है यहाँ पर। और विषकन्या सब बता देगी। हम लोग के पास बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद वही बताता है इंसान जिससे देश का मनोबल न टूटे वहां पर, लेकिन ये गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की सेना लड़ती है हथियारों से, भारतीय सेना लड़ती है अपनी बहादुरी से। हथियार के नाम पर दिए कौन चीज है यहाँ पर? 1970 का जहाज दिया गया है MiG 21। हम कहते हैं कोई 1970 का मोटरसाइकिल चला के दिखाए, नहीं चला पाएगा, चलेगा वो, लेकिन 1970 का जहाज उड़ा रही है हमारी वायुसेना MiG 21। उसको विडो मेकर कहा जाता है, विधवा बनाने वाला। जो पायलट जाता है उसकी पत्नी सोचती है अब तो गया हमारा पर। आज भी उड़ती है हमारे यहाँ पे। कितना अभिनंदन जी का जहाज गिरा, थोड़ी इंजन फेल हुआ था, क्या बोलेगा ये पाकिस्तान वाला सब? अभिनंदन जी में कमी थोड़ी था। दुनिया का सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा हुआ जहाज था F-16 पाकिस्तान का, और इसको मार के गिराए थे किससे? MiG 21। दुनिया का सबसे एडवांस F-16, अब मार के गिराए किससे थे? दुनिया का सबसे पुराना है MiG 21 से। जब टर्न मारे थे तो इंजन में बंद हो गया, इंजन बंद हो गया, मिसाइल हिट कर गई आके, वहीं गिर गए। आप समझा गया कि नहीं? आ गया? ये गलत होता है, देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इतना जितने घोटाले होते हैं, आर्मी को ये सब चीजों को बहुत कम फैसिलिटी दी जाती है। आर्मी को जितना पैसे दिए जाते हैं ना, उसका 60% पैसा केवल आर्मी का सैलरी और पेंशन में चला जाता है। केवल 40% पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं, वो भी हथियार आज अगर जरूरत है तो आपको मिलेगा 10 साल के बाद। लेकिन चाइना को पता है कि इन सबके पास हथियार रहे ना रहे, इन सब के पास जो अभी भी 1962 का जो दिल में एकदम भरा हुआ है, जो आग भरा हुआ है ना, उसे जो बफोर्स तोप से ज्यादा खतरनाक है। मेजर शैतान सिंह थे, जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 को चाइनीज को मार दिए थे चाकू से। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहां भागने लगा, सब दौड़ा दौड़ा मारे, कहा सब नमवा ठीक है रखा है शैतान। तो ये जुनून होना चाहिए। अब बात बताइए, वीर अब्दुल हमीद को RCL गन मिला था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा गन है कि अगर आप इसे चलाएं तो आप अपनी मौत को खुद ही बुलाएं, क्योंकि जब RCL गन फायर करती है ना, तो पीछे इतना धुआं कर देती है कि आपका लोकेशन अपने से पता चल जाएगा। जैसे कोई एगो पटाखा छोड़ता है तो पता चल जाता है ना कहां से छोड़ा, RCL गन पूरा धुआं धुआं कर देती है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक दिया था, पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका ने खुद कहा था कि इसे कोई नहीं मार सकता है। अब वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के तीनों टैंक को उड़ा दिया, किस गन से? RCL गन से, लेकिन वो हिम्मत के बदौलत पे। लेकिन आखिरी जो चौथा टैंक था पाकिस्तान का एकदम सामने था, और वीर अब्दुल हमीद का RCL गन एकदम सामने था। दोनों ने एक साथ फायर किया, तो इधर से टैंक उड़ा, इधर से वीर अब्दुल हमीद का चिथड़ा उड़ गया, लाश बटोरा गया था ऐसे वीर बहादुर का। तो हमारी सेना अपनी बहादुरी पे लड़ती है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि आप उनको जान मरने के लिए थोप दीजिए। उनका भी अपना परिवार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, आप उसका भी कर्तव्य बनता है, आप उनको कम से कम लड़ने के लिए साहस तो, हथियार तो दीजिए। कितना अजीब बात है कि आज हम लोग खरीद रहे हैं AK-203 राइफल, आज खरीद रहे हैं लोग, अभी भी एक को बन के नहीं आया, अभी 2023 से आना चालू होगा। ये सब उनको रहना चाहिए। और नियम भी आर्मी का ऐसा है, कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे। और हम लोग क्या है कि भाई उतना ही बता सकते हैं कि जितना देश का मनोबल ना टूटे, क्योंकि हम लोग तो न्यूज चैनल के विषकन्या है नहीं।
कि अपने चैनल के लिए कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, जो जरूरी है वही हो सकता है यहाँ पे। ब्रह्मोस मारा गया था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बोलती तो फंस जाती कि नहीं फंस जाती। और लेकिन भारत की सेना का मनोबल लगता है गलती से हो गया। हम कहते हैं सोचो, हम बताते हैं मेन रीजन क्या है। सुनिए आप, हमरा पे नियम लगेगा, पाकिस्तानी हमरा बोलेगा, उन सबको तो अपने भड़कल लाता है हमरा पे, कहता है कैसा आदमी है यार ये कुछ बोल देता है यार, गरियाते नहीं है लेकिन बाकी कूल काम कर देते नहीं समझ आया। शुरुआत से ही हमको फौज में जाना था, नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकलेगा कि नहीं लेंगे। और गए रहते तो अब तक तो पीओ के निपटा चुके रहते मार और के काम हो गया रहता। लेकिन देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। और आज काफी शर्म की बात है कि हमारे देश के आईआईटी बड़े बड़े जगहों से निकलकर इंजीनियर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी चले जाते हैं। आप पैसा बहुत कमा लीजिएगा, एक बार देश के लिए भी सोचिए। और ये देश के नेताओं के लिए भी कहते हैं, एक विधायक और नेता के पीछे 4 गो 5 गो बॉडीगार्ड मिलता है और एक बेचारा वैज्ञानिक अपना सब्जी खुद खरीदता है। मनोबल गिर जाता है वहां पर। उनसे सुन का छीन के दे देना चाहिए किसको, वैज्ञानिक सब। जब जाएगा सड़क पे दिखेगा, अरे भाई कोई कौन जा रहा है, इसरो का साइंटिस्ट है, बढ़िया बत्ती वाला गाड़ी लगा रहेगा सड़क, तब लगेगा कि नहीं हाँ देश के लिए कर रहा है तो देश भी इनके लिए कर रहा है। म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। सब अमेरिका छोड़ आ जाएगा सब वहां पे, कहेगा से क्या फायदा हुआ रह के, जोमेटो पे बर्गर खाने से अच्छा यहाँ घूमो ना अपने गली में एकदम बढ़िया से। यहाँ पर तो व्यवस्था भी रहना चाहिए बेहतरीन ढंग से यहाँ पर। इस वजह से, वरना हमारे पास किसी चीज की कमी है, सुनीता विलियम से लेके जितना भी है भारत की ओरिजिन के रहते हैं यहाँ पर, तो ये सब का भी जरूरत है। शिक्षा को कभी इन लोगों ने बढ़ाया नहीं, और आज भी देखिएगा सरकारी शिक्षा के बदौलत गड़बड़ हो जाएगा। क्या करिएगा, बिहार में सरकारी शिक्षकों की बात बताए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए ना, तो उसमें टीचरों को 2 कैटेगरी कर दिया। गलत बात है कि नहीं यहाँ पर? अरे कम से कम टीचर पढ़ाई पे ध्यान देगा कि अपनी सैलरी पे ध्यान देगा? उसको सैलरी दीजिए, बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए उसको। क्या चीज है, अब सैलरियों के लिए लड़ने के लिए दे दिया होगा, लाठी खाएगा उसको, लाठियों पीट देता है। नहीं समझ में आया? ये सब की भी बहुत सारी कमी है। खैर कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही अपनी को आगे बढ़ता रहा। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? कितना कितना देश के लिए किया गया है यहाँ पर। इस देश का सबसे बड़ा खुशनसीबी थी जब राष्ट्रपति के पद पर एपीजे अब्दुल कलाम बैठे थे और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे। इन दोनों का कोई नहीं था। आप अगर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का देश के सिवा कोई नहीं था, और इन लोगों ने अपना सब कुछ देश को देके चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब था और वो 16 अगस्त के दिन उनका देहांत हुआ था, 15 अगस्त के दिन नहीं, क्योंकि इस दिन देश खुशियां मना रहा था। यमराज को भी व्यक्ति ने एक दिन रोक दिया था। आज हमारा देश आजादी की खुशियां मना रहा है। आज अगर हमको लेके चले जाओगे तो रंग में भंग पड़ जाएगा। यमराज भी हो तो एक दिन इंतजार करके रखो। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम। क्या आज आप कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में इतना देश प्रेम है? आज देश से ज्यादा अपना राजनीति महत्व रखने लगा है। ये देश के लिए सही बात नहीं है। लेकिन ऐसा अब शायद नहीं हो इस पृथ्वी पर कि भारत को एक एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री एक साथ देखने को मिले। इस समय पूरी दुनिया दहल जाती थी कि दोनों की जो जोड़ी है ना, तबाह कर देगी किसी को, और कोई नहीं झुका था उस समय। आज भले हम लोग जो उतराते हैं, चाइना डरता है कि इन्हीं दोनों की देन है यहाँ पर। अब तो राजनीति, जाति, धर्म, मजहब, उल्टा सीधा बयानबाजी यही हावी हो चुका है। इसको निकलने की जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज अब आगे का क्लास कल करते हैं, ठीक है? मंडे को करेंगे।